नमस्कार साथियों। मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने महामारी के बारे में बातचीत की थी। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए सबसे बड़ा कारण बना। दुनिया मुझको रात न आई, पहले कदम पर होकर आई। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि तत्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता में वैद्य परंपरा रही होगी, घरेलू नुस्खे रहे होंगे। उन्होंने स्वच्छता पर भी ध्यान रखा, अपनी जीवन शैली इस तरह से बनाई कि बहुत बड़ा नुकसान ना हो जीवन को। लेकिन उसके बावजूद एक महामारी ने पैर पसारा और सारी सभ्यता नष्ट होती चली गई। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है। सिंधु सभ्यता में बीमारियां नहीं थीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। बीमारियां थीं, खांसी, जुखाम, बुखार, कैंसर, HIV एड्स, इस तरह की सारी बीमारियां वहाँ थीं। लेकिन एक ऐसी महामारी अचानक आई जो सारी सभ्यता को लील कर ले गई। एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हम आयुर्वेद जो पढ़ते हैं, आयुर्वेद के उपचार करते हैं, उस आयुर्वेद का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद ही हुआ और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद में एक संक्रमण मिलता है जिसको कहा गया है जनपदोध्वंस, यानी पूरे जनपद का विध्वंस करने वाला वो संक्रमण जो अगर एक बार मनुष्य जाति में लग जाए, मनुष्य जाति एक बार उससे संक्रमित हो जाए तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए कि सिंधु सभ्यता में आज की तरह बहुत बड़े अस्पताल नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे, भारी भरकम मशीनें नहीं थीं, नर्स नहीं थीं, इतना ध्यान रखने वाले डॉक्टर्स नहीं थे, सामाजिक चेतना फैलाने वाले सोशल मीडिया नहीं थे। केवल नगर में ही आपसी बातचीत के मार्फत कोई जानकारी फैलती थी और ऐसे वक्त में उस संक्रमण ने सिंधु सभ्यता के लोगों को घेरना शुरू किया। अभी इस बात का साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि जनपदोध्वंस नामक संक्रमण जो आयुर्वेद में मिलता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन जो लक्षण उसमें मिल रहे हैं वो आज के कोरोना वाले लक्षण ही हैं। यानी जनपदोध्वंस नामक संक्रमण के भी लक्षण वही हैं जो आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हैं। बुखार होता है, फिर वो मियादी बुखार बन जाता है, हम देख रेख नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं। मियादी बुखार जिसको आप टाइफाइड बोलते हैं, और वो मियादी बुखार हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में संक्रमण बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्राणवायु की कमी हो जाती है, गले में खराश होने लगती है, बदन टूटा टूटा सा रहता है, किसी काम को करने में कोई मन नहीं लगता, जुखाम होता है, खांसी होती है। यही सारे लक्षण जनपदोध्वंस नामक संक्रमण में भी बताए गए हैं। शुरुआती दौर में ये संक्रमण शायद इतना प्रभावशाली नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे सिंधु सभ्यता के लोगों में यह संक्रमण फैला, फिर वो रुका नहीं और पूरी सभ्यता को लीलता चला गया। वो पर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है। अब यहाँ एक बात विचारणीय है कि किसी संक्रमण का नाम जनपदोध्वंस कैसे हो सकता है। आयुर्वेद में इसका उल्लेख है। आयुर्वेद में रोगों के कारण, उनका उपचार, उनकी जड़ी बूटियाँ, निदान, जो कुछ भी है वो बहुत ही एक गहन अनुभव के बाद लिखा गया, जिसका हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल करने के बाद
तमाम लोगों में उसका असर देखने के बाद, उन जड़ी बूटियों का असर देखने के बाद, उन रोगों के निदान को करने के बाद आयुर्वेद को लिखा गया। और आयुर्वेद का वो शब्द जनपदोध्वंस निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही संकलित किया गया होगा। ते प्रकृत्यादि भोर वामणुष्यण। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को जानकारी देते हुए कहा, हे अग्निवेश, प्रकृति के सामान्य भावों से अलग मनुष्यों के जो अन्य सामान्य भाव होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, उनके विकृत होने से एक समय में ही एक ही समान लक्षण वाले रोग पैदा कर देते हैं। ये भाव जनपद में सामान्य होते हैं, जैसे वायु, जल, देश और काल। इनके लक्षण भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो जनपदोध्वंस के लिए कौन से लक्षण और कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनका उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। चरक संहिता में अलग अलग देशों के खान पान से संबंधित आदतों का उल्लेख है। प्राच्य देश के लोग मछली बहुत पसंद करते थे। पहलव, चीन, शूलिका, यवन और शक आदि देशों के लोग मांसाहारी थे। सिंधु देश के लोग दूध पसंद करते थे, जबकि अश्मक और अवंतिका के लोग तैलीय भोजन और खट्टी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते थे। दक्षिण देश के लोग पेय पदार्थ अधिक पसंद करते थे, जबकि उत्तर और पश्चिम के लोग मंथ पसंद करते थे। मध्य भारत के लोग यव यानी जौ, गेहूँ और दूध से बनी हुई वस्तुओं को अधिक पसंद करते थे। तो इस प्रकार आयुर्वेद और चरक संहिता में बहुत छोटी छोटी बारीक जानकारियाँ हमें मिलती हैं, जो जनपदोध्वंस के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। लेकिन एक ऐसा संक्रमण जिसने तमाम जनपदों को विनाश में धकेल दिया, सभ्यता सोती चली गई, वो फिर कभी नहीं जागी। जो बच गए वो पलायन कर गए, जो नहीं बचे वो मर गए और उनको जला दिया गया। तो इस बात के सबूत मिट गए कि वास्तव में जनपदोध्वंस नामक जो संक्रमण आयुर्वेद में उल्लिखित है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। पहाड़ों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया। जनपदोध्वंस का अर्थ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत स्पष्ट है कि जनपद यानी शहर या राज्य या देश, जो आप समझें, और विध्वंस यानी समाप्त होना। तो जनपदोध्वंस यानी वो संक्रमण जो पूरे जनपद को तबाह करने के लिए काफ़ी है, उसको हमारे आयुर्वेद ने जनपदोध्वंस नाम दिया। यह अपने आप में एक गंभीर विषय है कि किस तरह से वो सभ्यता जो अपने आप को बहुत ही परिपक्व समझ रही थी, जो देसी उपचार के मार्फत अपना इलाज कर रहे थे, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिनके पास विज्ञान की बहुत सारी तकनीकियाँ थीं, जिस सभ्यता के पास लोहा, तांबा, चांदी, कांसा, इन सब को गलाने और उनसे आकृतियाँ बनाने की कला थी, जिनके पास एक बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक तरीके से नगर योजना थी, जिनके पास समुद्री व्यापार का भी एक समायोजन था, गोदी थी, गोदी यानी बंदरगाह, और वो विदेशों से व्यापार करते थे, समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। वो सभ्यता एक छोटे से संक्रमण का शिकार हो गई। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ। जरा सोचिए क्या रहा होगा उस समय वहाँ के लोगों का हाल, जब उस संक्रमण का कोई उपचार उनके पास नहीं था। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो ये आता है कि उन्होंने इस तरह के किसी भी संक्रमण की शायद उम्मीद ही नहीं की होगी, क्योंकि वो लोग तो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, अपने आप को स्वच्छ रख रहे थे,
उनके घरों की जिस तरह से आकृतियाँ मिली हैं वो बताती हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने में कितने सक्षम थे, कितने गंभीरता से इस विषय पर वो सोचते थे। मुख्य मार्ग पर कोई मकान का दरवाज़ा नहीं खुलता था, संपर्क मार्ग पर दरवाजे खुलते थे, खिड़कियां भी मुख्य मार्ग पर नहीं खुलती थीं, धूल और अन्य प्रदूषण से वो बचे हुए थे। उसके बावजूद एक छोटा सा संक्रमण उनकी पूरी सभ्यता को लील गया। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये बात आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम उसी तरह के एक मुकाम पर आ गए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाखों साल पहले जिस तरह से सिंधु सभ्यता एक संक्रमण के कारण ख़त्म हो गई, कहीं हमारी भी सभ्यता को नज़र न लग गई हो और ये संक्रमण हमारी पूरी सभ्यता का विनाश न कर दे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए केवल इतना ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी बनाइए, घर में रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, छोटी सी बीमारी को भी गंभीरता से लें और उसका समुचित उपचार करें। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। जरा सोचिए, आज हमारे पास अत्याधुनिक मशीनरियां हैं जो हमारी सेहत का ध्यान रखती हैं, जो हमारे शरीर में होने वाले छोटे से विकार को भी पकड़ लेती हैं। इतनी सारी दवाइयां हैं, उसके बावजूद हम इस सभ्यता में कोरोना वायरस को लेकर चिंतित हैं और चिकित्सक अभी कह रहे हैं कि यह 4-5 साल तक परेशान करेगा। आज हमारे पास चिकित्सा की तमाम पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, एलोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग हैं। उसके बावजूद हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने सबको इस तरह से हताशा में डाल दिया है कि लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ये बहुत छोटा सा संक्रमण है, लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। आप सभी जानते हैं, एक छोटी सी चींटी हाथी को मार सकती है। उसी तरह से कोरोना वायरस नामक संक्रमण हमारी सभ्यता को भी विनाश में धकेल सकता है। तो सचेत होने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल ये करनी है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, हमें अपनी चिंता करनी है। जब हम अपनी चिंता करेंगे तो हमारे पड़ोसी भी स्वस्थ रहेंगे। जब पड़ोसी अपनी चिंता करेगा तो उसका पड़ोसी सही रहेगा। इस तरह से ये चैन बनेगी और हम सब फिर एक बार पूरी तरह से स्वस्थ होकर जीवन यापन करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा कि बीमारियां तो हमेशा हर युग में रही हैं। अगर चिकित्सा की भाषा में बात करें तो हमारा शरीर रोगों का घर है। सारे रोग हमारे अंदर हैं, सारे उपचार हमारे अंदर हैं और बहुत से उपचार तो ऐसे हैं जो हमारा शरीर समय समय पर अपने आप करता रहता है, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बावजूद यदि हम सतर्क रहेंगे तो ये सभ्यता बची रहेगी, अन्यथा एक बार फिर एक नई सभ्यता का पुनर्जन्म होगा और फिर हमारे बारे में उस समय के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो इतिहास को मत दोहराने दीजिए,
अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का यह विशेषांक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो अगले अंक में कुछ गीतों के साथ गुनगुनाते रहिएगा और थोड़ी सी सचेत रहने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि मनोरंजन और सूचना जब एक साथ होती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम नए विचारों को पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो नए विचारों को पैदा करने की कोशिश कीजिए, घबराहट हटा दीजिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते।